बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जाली डिग्रियों पर सरकारी मुलाजमतें करने वाले हो जाएं होशियार। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से तमाम महकमों के सरबराहान को हिदायतनामा जारी कर दिया गया। KTA के तमाम महकमे के सरबराहान ग्रेड 16 और इससे ऊपर ग्रेड रखने वाले अफसरान की तालीमी असनाद का रिकॉर्ड 7 रोज में जमा करवाएंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं इस खबर की, जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। कहिएगा शुएब। जी बिल्कुल, जाली डिग्रियों पर सरकारी मुलाजमतें करने वाले हो जाए होशियार। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तमाम महकमों के सरबराहान को जो है वो एक खत के जरिए हिदायतनामा जारी किया है, जिसमें KDA के तमाम महकमों के सरबराहान से ग्रेड 16 और इससे ऊपर ग्रेड रखने वाले अफसरान की तालीमी असनाद का रिकॉर्ड जो है 7 रोज में जमा करवाने का जो है वो कहा गया है। मुलाजमीन की डिग्रियां ना होने पर जो है इन्हें मुलाजमत से बरतरफ किया जाएगा, जबकि पैदाइशी सर्टिफिकेट भी जो है वो मांगे गए हैं। तमाम तर मुलाजमीन की डिग्रियां जो है वो HEC से वेरीफाई करवाई जाएंगी। जाली डिग्रियों के हामिल अफसरान को जो है वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुलाजमत से बरतरफ भी किया जाएगा। ये अहम तरीन फैसला जो है वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का सामने आया है। मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन ने खत के जरिए जो है बाकायदा तौर पर तमाम महकमों के सरबराहान को आगाह कर दिया है कि वो अफसरान का जो है वो डाटा 7 रोज के अंदर जमा करवाएं। जी अच्छा शुएब, ये कहिएगा कि जिन अफसरान की जाली डिग्रियां निकल आएंगी, फिर महकमे की जानिब से उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इस सिलसिले में पहले मरहले में जिनकी डिग्रियां जो है हासिल की जाएंगी उन्हें HEC से वेरीफाई किया जाएगा। बाद जाली डिग्रियां रखने वाले अफसरान के खिलाफ जो है कार्रवाइयां भी की जाएंगी और उन्हें मुलाजमत से भी बरतरफ किया जाएगा। जब ये इंकशाफ सामने आया था कि बहुत से कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्तलिफ महकमों में मौजूद अफसरान जो है वो जाली डिग्रियों पर तैनात किए गए हैं, तो उसके बाद जो है ये फैसला किया गया है कि तमाम तर मुलाजमीन की एक बार फिर से वेरिफिकेशन करवाई जाएगी, उनकी डिग्रियां जो है वो चेक की जाएंगी और ग्रेड 16 और इससे ऊपर रखने वाले जो अफसरान होंगे उनके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर अगर वो जाली डिग्रियां रखी होंगी, उन्होंने जाली डिग्रियों पर जो है वो तैनात किए गए होंगे माजी में, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की जाएंगी और मुलाजमत से भी बरतरफ किया जाएगा। जी, मुलाजमत से भी बरतरफ किया जाएगा। शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया शुएब आपका। आपको बताएं कि LPG इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। LPG फी किलो 10 रुपए इजाफे के साथ 290 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। दुकानदारों का कहना है कि मार्केटिंग कंपनीज ने निर्खों में मजीद इजाफा कर दिया, शहरी भी फट पड़े। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। सर्दियों के आगाज पर ही LPG की कीमत आसमान तक पहुंचा दी गई। सरकारी नर्खनामा रुई की टोकरी में डाल दिया गया। सरकारी कीमत 254, ताहम मार्केट में कीमत 290 रुपए किलो पर पहुंच गई। दुकानदार कहते हैं मार्केटिंग कंपनियों ने नरखों में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से कीमत 280 रुपए से बढ़कर 290 रुपए किलो पर पहुंच गई है। पीछे से माल महंगा आ रहा है, तो यहाँ के फिर गाड़ियों के खर्चे भी होते हैं, वहाँ से प्लांट से गाड़ी आती है तो उसके भी खर्चे होते हैं, उतारना लोडर के मजदूरी भी होता है, हर चीज़ होता है। तो दुकानों के बिजली का बिल के सब कुछ आए, तो उसके वजह से तो समझो रेट यही 290 लगा है। कल 3 दिन पहले ये 280 रुपये रेट था, अभी 290 हो गया है। LPG इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए LPG की खरीदारी भी मुश्किल हो गई। बोले चिकन सब्जियों के बाद अब LPG भी मन मांगी कीमत पर मिल रही है। गरीब को हर किस्म की जरूरियाती जिंदगी से दूर किया जा रहा है। यार ये गैस वालों के परेशान आ गए, किसी के अलग रेट है, किसी के कुछ रेट है, क्या करे गरीब आवाम। यहाँ पर 290 रुपए किलो है। हम लोग इतने परेशान है इस हुकूमत में कि मुर्गी वाला अपना रेट से मुर्गी दे रहे हैं, कोई 600 रुपये किलो दे रहे हैं, कोई 650 दे रहे हैं, और LPG हम लोग डालते रक्षा ड्राइवर है, कोई क्या रेट दे रहे हैं, कोई क्या रेट दे रहे हैं, और मुल्क का सिस्टम बिल्कुल आउट है। यानी कि जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, उन सबसे महरूम होते जा रहे हैं हम। तकरीबन हुए तो नहीं मुकम्मल, लेकिन होते जा रहे हम। तो बस एक इनकलाब की ज़रूरत है। हम क्या कह सकते हैं बाबा, जब हमारा माल ऐसे हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसलत हुए हैं। तकरीबन 2 साल हो गया मैं रक्षा चला रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ। डेरान और कचरों में लकड़ियाँ चुनता हूँ और वो जाके जलाता हूँ, खाना माना पकाता है।
शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि LPG की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और कराची में मौसम सर्द होते ही गैस बहरान भी संगीन होने लगा है। लांडी 6 नंबर के मकीनों की जिंदगी गैस मसाइल के बायस अचीरन हो गई है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। मौसम बदलते ही गैस की किल्लत बढ़ने लगी, शहरी परेशान। कई महीनों से गैस के मसाइल का सामना करते लांडी 6 नंबर के मकीन आजिज आ गए। इलाका मकीनों का कहना है कि LPG सिलेंडर ने अखराजात बढ़ा दिए। कई महीनों से गैस मसाइल की अजियत को झेल रहे हैं। मिनटों में तैयार होने वाली चाय घंटों में बन पाती है। सुई सदन के दफातर में कोई सुनवाई नहीं होती। टैक्स दें, बिल भरें, लकड़ियाँ खरीद कर लाएं, LPG सिलेंडर इस्तेमाल करें। हुकूमत बता दे करे तो क्या करें। इतवार के दिन भी नहीं आती, आम दिन में नहीं आती भाई, कहाँ से करे, काम वाम करता है इंसान, वहाँ तक पे गैस नहीं आती, कहीं पे भी गैस नहीं आ रही है। घर वाले अलहदा परेशान है, कभी लकड़ी लाओ, कभी सिलेंडर जलाओ, टैक्स दे रहे, सब कुछ ले रहे, सब कुछ ले रहा, आवाम का खून चूस रहे हैं, लेकिन ये लोग जरा सी गैस नहीं दे रहे। बिल इतने दे रहे हैं और उस पर टैक्स भी इतने दे रहे हैं, किस्त करने जाओ तो किस्त नहीं करते ये लोग और इतने तंग कर देते हैं। जो बिल कह दिया भरना है तो भरना है, ये तो भरना पड़ेगा आपको। वो गरीब आदमी ये बिल भरेगा या अपने घर के अखराजात पूरे करेगा। शहरियों का मुतालबा है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन नवीद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। औरंगी और गुज्जर नाले के मुतासरीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुतासरीन की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद मुतबादिल मकानात नहीं मिल सके। वज़ीर आला सिंध सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करवाएं। काविश मेमन की ये रिपोर्ट। घर के बदले घर दो वरना कुर्सी छोड़ दो। औरंगी और गुज्जर नाला के मुतासरीन ताहाल प्लॉट्स और बकाया जात से महरूम। मुतासरीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। मुतासरीन ने कहा कि तोड़े गए घर वापस फराहम किए जाएं। 4 साल गुजर गए, बच्चे बेघर हैं, हुक्मरानों को रहम नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि वज़ीर आला सिंध 2 साल के अंदर इन्हें मकानात बनाकर दे। फिर तौहीन अदालत 2023 17 अगस्त 2023 को लगा वज़ीर आला सिंध के ऊपर कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद इन्होंने मुतबादिल नहीं दिया। अब जाकर रिहेबिलिटेशन अब तक नहीं हो पाई है, हालांकि इस बात को 1 साल से ज़्यादा गुजर चुका है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे हुए भी। आज मुतासरीन आपके सामने सरापा एहतजाज हैं और वो कहते हैं कि हमें हमारे जो घर तोड़े गए हैं और कोर्ट की जो फैसला था उस पर जल्द अमल दरामद कराया जाए और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की पेंडिंग है हमारी केस की समाअत वो जल्द से जल्द कराई जाए। हुकूमत के दिल में रहम है, जिनके ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ लोग तो सेफ़ हैं लेकिन कुछ बिल्कुल सेफ़ नहीं है ना। ये मुश्किल में लोग हैं तो आ रहे हैं। हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि दे दें इन्हें जो देना है। इनका तो पहले घर तोड़ने से पहले इनको घर देना चाहिए था। 4 साल का अरसा एक दिन में नहीं ख़त्म होता, इतना दिन गुजर गया, अभी भी इन्हें रहम नहीं आता तो कब आएगा। देखिए, जब इंसान एक घर बनाता है तो तिनका तिनका जोड़ के एक घर बनाता है और आप जो कई पुश्तें इनकी उन घरों में आबाद थी, एक लम्हा नहीं लगा वो उनके सरों से छत छीनने में। बरसों गुजर गए उन्हें छत बनाते हुए, एक लम्हे में छत छीन ली गई, उनके बच्चे बेघर हैं, सड़कों पे आ गए। सिंध बचाओ तहरीक की रहनुमा नौरीन फातिमा बोली, रियासत की जिम्मेदारी तहफ़्फ़ुज़ और घर देना है, मगर दोनों ही छीन लिया गया। रियासत के बच्चों और ख़वातीन से छत छीन ली। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। जो रियासत है उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि आपको लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और घर देना है। हम देख रहे हैं यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ और घर दोनों ले लिया गया है और मुतबादिल में जो है कोई और घर नहीं दिया गया। पहले 2 साल के किराए के चेक्स यानी के दिए थे, उसके बाद उन्होंने नहीं दिए हैं। अब आप सोचें कि अगर हम बिलखुसूस औरतों की बात करें, हम बात करते हैं औरत की इज्जत की, औरत की सिक्योरिटी की, यहाँ पे तो सबको सड़क पे छोड़ दिया गया है ना। मुतासरीन ने 17 अगस्त 2023 को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। कोर्ट ने वजीर आला को जमीन और मकानात की तामीरात की रकम जल्द फराहम करने की हिदायत दी थी। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और कराची वाले हो जाएं होशियार, वाटर कॉरपोरेशन हुकाम पानी के शटडाउन के लिए फिर से तैयार। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच की पानी की लाइन फिर से टूट गई है। फरहान खान रिपोर्ट करेंगे। बना कराची वालों के लिए फिर इम्तिहान, कल से बुध तक पानी की फराहमी बंद रहेगी। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच की लाइन फिर लीक। BRT मंसूबे की तकमील के दौरान गफलत ने कराची वालों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। गुलशन इकबाल, पुरानी सब्जी मंडी, जमशेद टाउन, PIB, चनेसर टाउन, जेल रोड समेत ओल्ड सिटी एरिया के मकीन फिर पानी से महरूम। तरक्याती काम के दौरान फटने वाली लाइन पर 72 घंटे ताख़ीर से काम शुरू। गुलशन इकबाल के कौंसलर कबीर अहमद बोले,
لائن لیکیج کا ذمہ دار کوئی بھی ہو، پریشانی عوام کو کیوں اٹھانی پڑ رہی ہے؟ ٹینکر مافیا سرگرم، انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹینکر مافیا نے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ کراچی کے شہروں کو لوٹ رہے ہیں، اور جو ٹینکر والے ہیں وہ انہوں نے چارجز اپنے ڈبل سے ٹربل بڑھا دیے ہیں، اس کو فوری کنٹرول کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کراچی کی جو اذیت میں مبتلا ہیں پانی کا، ہمارا ان کو کہنا یہ ہے کہ اس کا ڈوریشن کم سے کم کریں، اور اس کے لیے انہوں نے اس دفعہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مشینری بھی زیادہ لگائی ہے۔ لائن کی لیکیج پر عوام کا پارا ہائی، کہا آئے روز لائن پھٹ جاتی ہے، پانی کا حصول مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، ایک ہفتے کا مطلب 1 مہینہ لگے گا۔ آئے دن جو ہے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ چلو بھائی آپ نے ایک دفعہ ریپیئرنگ کر لی، چلو ٹھیک ہے اٹس اوکے، پھر دوبارہ لیک ہو گئی، پھر دوبارہ لیک، مطلب یا تو وہ انجینئر ہی کس طریقے کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیسا کام کر رہے ہیں جو بار بار لیک کر جاتا ہے۔ واٹر کارپوریشن حکام کے مطابق 84 انچ کی مین لائن کو پورا خالی کر کے اندر سے معائنہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی مرمت کا کام شروع کیا جائے گا۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ فرحان خان، سٹی 21۔ آپ کو بتائیں کہ پانی کی عدم فراہمی نے شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ کراچی کے اکثر علاقوں میں پانی کی قلت بحرانی شکل اختیار کر گئی۔ واٹر کارپوریشن کی جانب سے بعض تکنیکی وجوہات کی بنا پر پانی بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود کھارا در میں پانی کی مکمل فراہمی نہ ہو سکی۔ علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو بھی ترس گئے ہیں۔ مزید اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں پانی کی قلت مزید سنگین، پانی کی عدم دستیابی نے شہریوں کی مشکلات مزید بڑھا دیں۔ کھارا در کے مکین پانی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور، کہتے ہیں 10 دن سے زائد ہو گئے ہیں، پانی کی عدم فراہمی کا سامنا ہے۔ پانی تو تقریباً 10 دن تو ہو گئے، اور 1 ہفتے سے تو ہم لوگ پریشان تھے، اور اپنے پیسوں سے پانی لے کر آگے اور ہم لوگ یہ کر رہے ہیں سب کام۔ گزارا ایسا کر رہے ہیں، ادھر ادھر سے برتن دھوتے ہیں، وہ پھر ادھر کھارا پانی چلاتے ہیں، اس سے یوز کرتے ہیں، پودوں کے لیے ہم لے لیتے ہیں، تھوڑا پانی مار دیتے ہیں، کیا کریں، یہ 10 دن تھوڑی ایسے رہیں گے نا، تو جس وجہ سے پانی کا مسئلہ ہے، ایک ٹائمنگ نہیں ہے اس کی، اور اگر آئے گا بھی تو بدبو والا آئے گا۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کے بحران پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں سبزیوں اور پھل فروشوں کی منمانیاں عروج پر ہیں۔ کمشنر کراچی کے مقرر کردہ نرخوں کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ سرکاری اور بازاری قیمتوں میں آج بھی واضح فرق رہا۔ لہسن سرکاری قیمت 633 کی بجائے 700 اور ادرک 288 کی بجائے 480 روپے کلو میں دستیاب رہا۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 115 روپے ہے جو 200 روپے کلو بیچی جا رہی ہے۔ بھنڈی سرکاری قیمت 230 کی بجائے 240 اور پیاز 127 کی بجائے 180 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ آلو بھی 69 روپے کی بجائے 130 روپے کلو میں دستیاب ہیں۔ اسی طرح دیگر سبزیاں بھی سرکاری نرخوں سے زیادہ مہنگی فروخت کی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پہلا آل کراچی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد شاہین فٹ بال گراؤنڈ میں آج 2 میچز کھیلے گئے۔ ٹورنامنٹ میں کل 128 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے ممتاز شگری اسپورٹ سیکرٹری کے ہمراہ موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل آزاد گراؤنڈ میں اس وقت جو ہے آل کراچی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو ٹورنامنٹ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آج پہلا میچ کھیلا گیا۔ پہلے میچ میں اولیاء کی ٹیم نے جو ہے ہزارہ محمدن کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ اب اس ٹورنامنٹ میں جو ہے مزید میچز کھیلے جائیں گے، اور بتایا جا رہا ہے تقریباً 128 سے زیادہ ٹیمیں جو ہے کراچی بھر سے شرکت کریں گے۔ اس وقت ٹورنامنٹ کے سیکرٹری جو ہے میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اچھا مجھے بتائے گا کتنے میچز ہوں گے، کتنے ٹیمیں ہوں گے اور کیا کیا تیاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے یہ ٹورنامنٹ اسٹارٹ کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے، ہم بہت کم ٹیموں کا ٹورنامنٹ تھا، مگر ہمارے دوست کا پورے کراچی سے فون کر رہے کیونکہ یہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تماشائی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہر جگہ سے فون آ رہے، ساؤتھ سے بھی، ایسٹ سے بھی، سینٹرل سے بھی، ویسٹ سے بھی، کیاماڑی سے بھی، تو الحمدللہ بھی یہاں 128 ٹیمیں کراچی کی حصہ لے رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس ٹورنامنٹ کو ایک اچھے انداز میں پیش کرے اور اچھے انداز میں چلائے، کیونکہ یہاں پر ہمارے ساتھ گراؤنڈوں کی بہت کمی ہے، تو ہم سندھ گورنمنٹ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے گراؤنڈ پہ تھوڑے کام کرائے جائے۔ یہاں پر یہ گراؤنڈ لیول نہیں ہے، یہاں پر ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہو یہ کیکر بھی ہے، اور تقریباً بہت سے مسائل ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ گراؤنڈ آباد ہو اور اسپتال ویران ہو۔ تو یہ ٹورنامنٹ جو آزاد شاہین فٹ بال کلب ہے، بہت پرانی ہے کراچی کی، تو وہ یہ ٹورنامنٹ سر انجام دے رہی ہے، اور الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بدولت ہم اس ٹورنامنٹ کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔
जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स के जो सेक्रेटरी हैं इनसे मेरी बात हुई। इनका कहना था तकरीबन 128 से ज़्यादा जो टीमें हैं वो इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है और उनका मुतालबा है बल्दियाती इदारों से और पीपल्स पार्टी से जो है जितना जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ के जो ग्राउंड की सूरत हाल है इनको जो है बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि यहाँ के नौजवान जो है इन ग्राउंड्स में आके बेहतर तरीके से खेल पेश कर सके। जी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी सफ्तर चौक के करीब फायरिंग से हामिद अली नामी शख्स के जख्मी होने का ये मामला है। SHO गुलिस्तान जौहर के मुताबिक मुसल्लह मुल्जिमान शहरियों से लूटमार कर रहे थे। सैयद हामिद अली की जानिब से मुसल्लह मुल्जिमान को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी गई और गिरा दिया गया, जिसके बाद मुसल्लह डाकुओं ने फायरिंग की। 2 गोलियां हामिद अली को भी लगी। मामला क्या है, मजीद बताएंगे सलमान सलीम। जी सलमान। देखिए बिल्कुल, इस वक्त हम गुलिस्तान जौहर थाने में मौजूद हैं और आपसे कुछ देर कबल एक फायरिंग का वाकया पेश आया जो कि कामरान चौरंगी से थोड़ा सा आगे सफदर चौक के करीब पेश आया। मुसल्लह मुल्जिमान की जानिब से गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई जिसके नतीजे में सैयद हामिद अली रिजवी नामी शख्स जो है वो ज़ख्मी हुआ और उसको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया है। वाकया क्या है ये जानने के लिए SHO गुलिस्तान जौहर पीर शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शब्बीर भाई ये बताइएगा किस तरह ये वाकया पेश आया और अब तक क्या क्या तहकीकात हो चुकी है? तकरीबन कोई 2 बजे का वाकया है। सैयद साहब जो हैं वो अपने घर से आ रहे थे, बकौल उनके कि उन्होंने देखा कि 2 आदमी मुसल्लह किसी को लूट रहे हैं, तो अपनी गाड़ी से उन्होंने उनको हिट कर दिया और अपनी गाड़ी के साथ उनको रगड़ते हुए आगे चले गए। जब वो गाड़ी के नीचे थे तो उन्होंने वहाँ से फायरिंग की जिससे जो है वो शाह साहब को 1 गोली लगी है, 2 गोलियाँ लगी हैं जिससे वो पहले दारुल सैद गए, अब वो आगा खान शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, इसी असना वहीं पे पुलिस मौजूद थी। पुलिस की भी डाकुओं के साथ फायरिंग हुई है, जो एक डाकुओं की गोली जो है पुलिस की मोटरसाइकिल की टैंकी में लगी है और वो जो मुल्ज़िमान ने जो असला इस्तेमाल किया था वो भी उनसे गिर गया है। पुलिस ने उनका ताक़ुब किया, लेकिन क्योंकि मोटरसाइकिल की टैंकी में गोली लगने से पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से मुल्ज़िमान आगे निकल गए। अच्छा, ये बताइएगा कि CCTV फुटेज कुछ आप लोगों को मिली है, कुछ लीड्स मिली हैं इस हवाले से? जी हाँ बिल्कुल, वो हमें वहाँ से इर्द गिर्द के जो हैं वो कैमरा से जो है कुछ CCTV कैमरा फुटेजेस मिले और मज़ीद भी हम सारे रूट को फॉलो कर रहे हैं और जो भी मज़ीद पेश रफ्त होगी वो भी आपको बताएंगे। देखिए बिल्कुल, 2 मुसल्लह मुल्जिमान जो है वो शहरियों से लूटमार कर रहे थे और सैयद हामिद अली रिजवी जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर सवार थे और उनकी जानिब से मुसल्लह मुल्जिमान को डाकुओं को टक्कर मारी गई जिसके बाद डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई। इसके नतीजे में सैयद हामिद अली जो है वो ज़ख्मी हुए और इस वक्त वो कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। ताहम पुलिस ने CCTV फुटेज जो है वो हासिल की है और पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी आपको बताएं कि गवर्नर हाउस सिंध में मुस्तहिक अफराद में चेक्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कोशिश की और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो कैश के चेक हैं वो आपके हाथ में दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे नौजवान खिलाड़ी पीछे बैठे हैं, ये कब जीत कर आए और आज से 1 महीना पहले मेरे ये सहाफ़ी भाई, दोस्त, कैमरामैन सब यहाँ मौजूद हैं। मैंने इनके सामने एक अनाउंसमेंट की थी कि मेरी जानिब से 1 मिलियन रुपीस जो है इनको दिए जाएंगे। आज वो 1 मिलियन रुपीस का चेक मैंने इनके हवाले कर दिया है। तो आप ये भी देखें कि जो वादा इस गवर्नर हाउस से किया जाता है, चाहे वो अगर ज़ाती हैसियत में होता है तो ज़ाती हैसियत में और जिस तरह से भी हो उसे पूरा करने की कोशिश की जाती है। और अभी तक तकरीबन 4 करोड़ रुपए की जो कैश रकम है वो इसी तरह मुस्तहिकीन और हमारे जो भाई और बहन हैं उनके हवाले की गई है। और आज भी तकरीबन 64 चेक्स जो हैं 82 चेक्स जो हैं वो आज इन लोगों में तकसीम किए जाएंगे, जिसमें किसी को 50,000, किसी को 30,000, किसी को 25,000, जिस तरह से उसने अपनी ज़रूरत ज़ाहिर की वो हमने आज उनके चेक बना के आपके सामने अभी उनके हाथों में दिए जाएंगे। बताने का मकसद ये है कि जब से मैंने इस गवर्नर हाउस में कदम रखा, इस मनसब को संभाला है, जब से अब तक गवर्नर हाउस में तकरीबन 38 लाख लोग 3.8 मिलियन लोगों ने गवर्नर हाउस आकर अंदर से देखा। मुख्तलिफ टाइमिंग्स में 50,000 बच्चे यहाँ IT के मुफ्त कोर्सेज कर रहे हैं, आप ही के जैसे भाई बहन। और आज आप देखें कि उन बच्चों की जो आमदनी है
کوئی $600 کما رہا ہے، یعنی پاکستانی، کوئی 2 لاکھ کما رہا ہے، کوئی 5 لاکھ کما رہا ہے، اور آج 10 مہینے سے وہ روزانہ اس گورنر ہاؤس میں آتے ہیں اور آئی ٹی کے جو ایڈوانس کورسز ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 8.5 لاکھ سے زائد لوگوں نے راشن اس گورنر ہاؤس سے حاصل کیا، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی طرح سے مختلف ہم نے انیشیٹوز اس گورنر ہاؤس سے شروع کیے، جس میں فری موٹر سائیکلز، جس کی موٹر سائیکل چوری ہو جاتی ہے وہ موٹر سائیکل حاصل کر سکتا ہے، کسی کو لیپ ٹاپ، کسی کی بیماری کا علاج، کسی کو عمرے پہ جانا ہے، کسی کو حج پہ جانا ہے، شادیاں ہیں بچوں کی، مطلب ہم نے ہر اس چیز کے لیے کوشش کی، امید سے آتے ہیں، اس امید کو پورا کیا جا سکے، اور آج الحمدللہ ہم اس میں بہت حد تک کامیاب ہیں۔ اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس سے پہلے کبھی گورنر ہاؤس آیا ہوگا۔ پہلی بار سب اس گورنر ہاؤس میں آئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دروازے پر کھڑے تھے امید لے کر، اور یہ وہ دربار ہال ہے جہاں صرف وزراء اور سفیروں کے لیے ہی کرسیاں بچتی تھیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ عوام، یہ مستحق لوگ، یہ وہ لوگ جو حکومت سے منتظر رہتے ہیں اپنی امیدوں اور درخواستوں کے لیے، آج ان کو یہ اس گورنر ہاؤس میں یقینی طور پر حاصل ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میرا یہ ماننا ہے کہ یہ عمل جاری اور ساری رہے گا، خوشیاں ضرور آئیں گی۔ پاکستان آج مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے آرمی چیف، ہماری پوری ٹیم، تو حوصلہ نہیں ہارنا، اچھے دن ضرور شروع ہو چکے ہیں اور بہترین ہوں گے۔ آگے ہم اس پاکستان کی معیشت کو اور اس معاشرتی نظام کو اتنا مضبوط کر دیں گے کہ پاکستان میں کوئی شخص غریب نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ سب کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے، سب کو اچھی صحت، تعلیم، ہر چیز مہیا ہوگی۔ یہ شہر کراچی، اس میں لوگوں کو پانی، گیس، بجلی انشاءاللہ تعالی سستے ریٹوں پر اور مستقل بنیادوں پر آگے آنے والے چند مہینوں اور سالوں میں میسر ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور اس نظام کا بھی خاتمہ ہوگا جس نظام نے لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ مافیا سے جان چھوٹے گی اس ملک کی، اس کرپٹ نظام سے بھی جان چھوٹے گی اس ملک کی، جس نے اس ملک کی معیشت کو اپنے ہاتھوں اور پیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک کا جو نظام ہے، جیسے میں نے کہا کہ تہیہ کر لیا ہے اس حکومت نے اور اس ملک کے آرمی چیف نے، ان کی ٹیم نے، کہ اب نہیں چلے گا، بس بہت ہو گیا، اور اب آنے والے جتنے سال ہیں وہ عوام کی خوشحالی، بھلائی، پاکستان کے استحکام کے لیے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے اور تمام ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کئی برسوں سے الجھی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں، انہیں سمیٹ کر اس کے جتنے بینیفٹس، اس کے جتنے ثمرات ہیں وہ عوام کی گود میں انشاءاللہ تعالی ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے یہاں آنے کا شکریہ۔ ابھی آپ کو چیکس دیے جائیں گے۔ میڈیا کے دوستوں بھائیوں کا بھی شکریہ۔ کچھ دیر تاخیر ہوئی، اس میں آپ سے دلی معذرت خواہ ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ روزانہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور آپ سبھی لوگ جو ہم کام اچھے کر رہے ہوتے ہیں، آج اگر میں پنجاب جاتا ہوں یا اسلام آباد میں ہوتا ہوں، ایون لندن گیا، تو مجھے وہاں لوگوں نے کہا کہ گورنر صاحب آپ کے پاس جو 50,000 بچے پڑھ رہے ہیں، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ میں نے کہا آپ نے کہاں سنا؟ انہوں نے کہا ہم نے میڈیا پہ دیکھا ہے۔ تو جو میڈیا کا تعاون رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو آئی ٹی کے 50,000 بچے پڑھ رہے ہیں، اور میں ایک اور یہاں واضح کر دوں کہ انشاءاللہ 2-3 مہینے کے اندر حیدرآباد میں بھی 50,000 بچوں کے آئی ٹی کا جو انیشیٹو ہم نے اعلان کیا تھا وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔
उन बच्चों का मुस्तकबिल अब इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में भी ये आईटी हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। 50,000 बच्चे वहाँ हैं और उसके फ़ौरन बाद हम सक्खर के अंदर भी तकरीबन 50,000 बच्चों के आईटी का इंतज़ाम कर रहे हैं। और फिर जो मुझे इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने ऑफ़र की है उसको भी हमने कंसीडर कर लिया है। हम इस्लामाबाद के जो प्रेस क्लब की हदूद है उसमें भी वहाँ आईटी इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको इंशाल्लाह आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर इस्लामाबाद में भी ये नज़र आएगा। यानी आपने ये देखा कि जो गवर्नर हाउस से वादा किया गया, ये फुटबॉलर्स बच्चे अभी मुझे कुछ बता रहे थे कि हमें तो ये लगा था बस सिर्फ उसी दिन तालियां बज गईं, उसके बाद कौन गवर्नर हाउस से ये चेक लेगा। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन आज इनको 1 मिलियन हमारे पास से मिल गए। और इन सब के लिए जो मोटर बाइक्स का ऐलान किया गया था इंशाल्लाह वो भी इन सबको एक एक मिलेगी। और बाकी भी जो वादे मैं हमेशा कहता हूं कि आपके सामने मिसाल मौजूद है कि दावे किसी और ने किए थे कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा के यहाँ तालीमी निज़ाम और यूनिवर्सिटी होगी। दावे किसी और ने किए थे कि 50 लाख नौकरियाँ, 1 करोड़ घर, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, मुस्तहकीन के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे 24 घंटे खुले होंगे। लेकिन उनके उन दावों को हमने पूरा किया है। आपको ये नहीं देखना, मैं हमेशा कहता हूं कि बात कौन कर रहा है, मेरी सियासी जमात को या मेरे चेहरे को नहीं देखना है, बात ये देखनी है कि वो बात क्या कर रहा है। हमने अपने अमल से, अपनी टीम वर्क से, अपने लोगों के साथ, इस गवर्नर हाउस की पूरी टीम ने 24 घंटे काम किया। ईद, बकरीद, चांद रात हो, अपने घरों में बच्चों को छोड़ के ये पूरी टीम मेरी गवर्नर हाउस की लगी रही लोगों की खिदमत के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने खिदमत का जो जज्बा था, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि गवर्नर हाउस के दरवाजे नज़रिया ज़रूरत के लिए खुलते थे, हमने गवर्नर हाउस के दरवाजे नज़रिया खिदमत के लिए खोले हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये नज़रिया खिदमत जारी और सारी रहेगी। आप सबकी दुआओं की मुझे ज़रूरत है और उन दुआओं की सहारे और उसी की वजह से अल्लाह ताला हमारे इन तमाम इनिशिएटिव्स में हमारी मदद कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की जो मदद और नुसरत है ये हमें हासिल रहेगी और उसी वजह से हम ये सारे काम करते रहेंगे। शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया।